हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मृत्युकालिक कथन से संबंधित प्रावधान की चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि मृत्युकालिक कथन क्या है, इसे कब किया जाएगा, किससे किया जाएगा, कैसे किया जा सकेगा, मृत्युकालिक कथन कितनी बार किया जा सकेगा, इसकी ग्राह्यता का आधार क्या है और इसका साक्षिक मूल्य क्या है। अगर हम देखें कि मृत्युकालिक कथन क्या है तो इससे संबंधित प्रोविजन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 सब क्लास 1 में मिलता है। और इस धारा में जो प्रोविजन आया है एक बहुत ही पुराना और रिसेंट केस, बहुत पुराना और महत्वपूर्ण केस आर वर्सेज वुडकॉक 1789 का है। दूसरा केस है आर वर्सेज मीड, ये 1824 का केस है। और एम्परर वर्सेज मोहम्मद शेख, इन तीन केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए थे उसी को आधार बनाते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृत्युकालिक कथन क्या है उसको डिफाइन किया गया। मृत्युकालिक कथन से अभिप्राय मृतक द्वारा अपनी मृत्यु के बारे में किया गया वो कथन है जो ऐसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिससे के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई हो, चाहे वो मृत्यु की प्रत्याशा में रहा हो या न रहा हो। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कथन जो मृतक के द्वारा अपनी मृत्यु के बारे में या उन परिस्थितियों के बारे में जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है यदि किया गया है और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई है तो उसे मृत्युकालिक कथन कहा जाएगा। अगर हम दूसरे पॉइंट पे आए कि ये कब किया जाएगा, कौन कर सकेगा, कब किया जाएगा, तो मृत्युकालिक कथन कभी भी किया जा सकेगा, चाहे वो मृत्यु की आशंका में रहा हो व्यक्ति या मृत्यु की आशंका में ना रहा हो। इसमें दो नियम हैं, एक इंडियन कंसेप्ट का नियम है और एक इंग्लिश लॉ का नियम है। हम इंडियन लॉ की बात करें तो उसमें मृत्यु की प्रत्याशा में होना आवश्यक नहीं है और यह बात पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के मामले में स्पष्ट हुआ है। जब हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं तो मृत्युकालिक कथन के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति मृत्यु की प्रत्याशा में रहा हो और यह बात आर वर्सेज जेनिंग 1869 के मामले में न्यायालय ने माना है। अब एक दूसरा पहलू आया कि मृत्युकालिक कथन किससे किया जा सकता है। इस मामले में विधि स्पष्ट है कि यह किसी से भी अर्थात परिवार के किसी सदस्य से, पुलिस से, डॉक्टर से या मजिस्ट्रेट से या किसी अजनबी से भी किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस इसमें भी है खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958, जिसके मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह महत्वहीन है कि मृत्युकालिक कथन किससे किया गया है। इसी प्रकार की बात पारस यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006 के मामले में कहा गया कि यह आवश्यक नहीं है कि कथन डॉक्टर द्वारा अभिलिखित किया गया हो, आवश्यक यह है कि कथन सत्य एवं शैक्षिक होना चाहिए और वो किसी से भी किया जा सकेगा। और इसी बात की पुष्टि लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010, गुलजारीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2016 और राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 के मामले में न्यायालय ने इसकी पुष्टि की है। न्यायालय ने राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 के मामले में स्पष्ट कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि मृत्युकालिक कथन केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखा गया हो। एक हेड कांस्टेबल द्वारा लिखित मृत्युकालिक कथन यदि वह सत्य एवं विश्वसनीय है तो केवल इसी आधार पर
दोष सिद्धि की जा सकेगी। एक तीसरा सवाल आया कि किससे कर सकेगा और कैसे कर सकेगा। तो कैसे कर सकेगा? मृत्युकालिक कथन किसी भी तरीके से किया जा सकेगा। वो मौखिक भी हो सकेगा, लिखकर हो सकेगा, या संकेतों द्वारा भी किया जा सकेगा। अगर आप इन तीनों शब्दों को देखें तो हमारे न्यायालय ने इनको भी स्पष्ट किया है। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885 का एक केस है जिसमें न्यायालय ने कहा कि संकेत के द्वारा भी मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है और वो एडमिसिबल है। दूसरा, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शरीफ, ये 2003 का केस है जिसमें कहा गया कि अगर प्रश्न उत्तर के रूप में भी कोई कथन किया गया है तो मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य हो जाएगा। रविचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1998 का केस है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौखिक स्वीकृत की मान्यता भी मृत्युकालिक कथन के रूप में वो ग्राह्य है। तो मौखिक भी किया जा सकेगा, लिखकर भी किया जा सकेगा, संकेतों द्वारा किया जा सकेगा, प्रश्न उत्तर के रूप में किया जा सकेगा। ये सवाल कंपटीशन में भी आता है और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मृत्युकालिक कथन किसी भी तरीके से किया जा सकेगा। अब एक दूसरी बात आई, अभी हमने देख लिया कि मृत्युकालिक कथन क्या है, इसका प्रावधान क्या है, इसको कौन कर सकेगा, इसको कब कर सकेगा, किससे कर सकेगा, कैसे किया जा सकेगा, अब कितनी बार किया जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, इसके लिए कोई संख्या निश्चित नहीं है। बस केवल एक बात है, सभी कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संजय 2005, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस एस.के. मोइन 2004, मंजुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये 2023। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मत का समर्थन किया है कि मृत्युकालिक कथन करने की कोई संख्या निश्चित नहीं है, वो कितनी बार किया जा सकता है बशर्ते कि वो तारतम्यता उसमें हो, किसी प्रकार की अस्पष्टता ना हो। यहां तक कि एक और केस हुआ था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न आया था, अमर सिंह मुन्ना सिंह सोमवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2008 का केस है। इसमें न्यायालय ने यहां तक माना कि मृत्युकालिक कथन अलग अलग भाषाओं में भी किया जा सकता है और वो ग्राह्य है। अब एक और प्रश्न बनता है कि इसकी ग्राह्यता का आधार क्या है, मृत्युकालिक कथन को ग्राह्य क्यों माना जाए। दो बातें हैं, एक आवश्यकता और दूसरा सत्य होने की उपधारणा। आवश्यकता के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1970 का केस है। इसमें न्यायालय ने कहा कि मृत्युकालिक कथन को इसलिए भी ग्राह्य किया जाना आवश्यक है क्योंकि यदि इसे नकार दिया गया तो शायद ही कोई इससे अच्छा साक्ष्य वो मिल पाएगा। दूसरी बात, सत्य होने की उपधारणा। यह बात आर वर्सेस वासमैन के मामले में न्यायालय ने कहा कि मृत्युकालिक कथन में सत्य होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता के पास अपने लबों पर, अपने ओठों पर झूठ लेकर नहीं जाएगा, ऐसी उपधारणा की गई। और इसी बात को जस्टिस लस ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता के पास अपने ओठों पर झूठ लेकर नहीं जाएगा। इसी बात को प्रोफेसर अर्नाल्ड ने कहा कि मरते हुए व्यक्ति के लबों पर सत्य होता है। इसी बात को शेक्सपियर ने कहा कि जो पीड़ा में होते हैं वो सत्य बोलते हैं। और इसी संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन भी है कि नेमो मॉर्टेरियस प्रोसिमेटर और मेंटायर, इट मीन्स ए डाइंग person would not normally tell a lie
दूसरे शब्दों में, ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ ए लाई इन हिज माउथ। जो बात लस अर्नाल्ड शेक्सपियर ने कही बात, वही बात इस मैगजीन में भी ये बात कही गई है। अब इसके साक्षिक मूल्य की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साक्षिक मूल्य। इस मूल्य को समझने के लिए हमें 4-5 पॉइंट देखना पड़ेगा। यदि कथनकर्ता मर जाए तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है, यदि कथनकर्ता ना मरे तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है, यदि कथन दूसरे के बारे में हो तो साक्षिक मूल्य क्या है, यदि कथन अधूरा या अस्पष्ट हो, यदि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन किया गया हो, यदि विलंब से रिकॉर्ड किया गया हो, यदि मृत्युकालिक कथन एफआईआर के रूप में हो, तो इन सब मामलों में इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है, इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे और एक एक करके चर्चा करते हैं। अगर यदि कथनकर्ता मर जाता है तो क्या होगा? इस मामले में गुजरात राज्य वर्सेज जसराज भाई पंजाब भाई, AIR 2017 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि मृत्युकालिक कथन सुसंगत है और न्यायालय को उसकी सत्यता पर विश्वास है तो केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है, और यह महत्वहीन है कि मृत्युकालिक कथन किससे की गई। इसी प्रकार से रमेश और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा राज्य, AIR 2016, इस मामले में भी न्यायालय ने कहा कि यदि मृत्युकालिक कथन प्रबल एवं विश्वसनीय है तो स्वयं साक्ष्य का एक स्वतंत्र अंश है और बिना संपुष्टि के इस पर दोष सिद्ध किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति सही मानसिक दशा में रहा हो। इसी प्रकार एक तीसरा और महत्वपूर्ण केस निकल के आया, पंकज वर्सेस राजस्थान राज्य, ये भी 2016 का केस है। उसमें न्यायालय ने कहा कि संदेह युक्त मृत्युकालिक कथन पर उसकी संपुष्टि के बिना दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से यदि कथनकर्ता मर जाता है तो उसे हम सब्सटेंटिव एविडेंस के रूप में मानते हैं, बशर्ते कि वो सत्य एवं विश्वसनीय हो। अब दूसरी बात आई कि अगर कथनकर्ता ना मरे तो क्या होगा, उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है। तो अब ये मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य नहीं होगा, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4, धारा 6, धारा 21, धारा 156 और धारा 160 के अंतर्गत संपोषक साक्ष्य के रूप में अलग अलग तरीके से ये सुसंगत हो जाएगा और ग्राह्य हो जाएगा। अब एक तीसरा सवाल बना कि यदि कथन दूसरे के बारे में किया गया हो तो उसकी वैल्यू क्या है। इस मामले की महत्वपूर्ण लीडिंग केस है तेजराम पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2015। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि दूसरे के बारे में किया गया कथन यदि है तो उसका कोई महत्व नहीं है, किंतु एक बात है, वो सुसंगत हो जाएगा यदि उसकी मृत्यु अन्य की मृत्यु के साथ इंटीग्रली कनेक्टेड हो। अगर वो जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कार है, कार में 2 लोग बैठे हैं और उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और दोनों बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। एक ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है, वो कुछ कहता, जो मृतक है उसके बारे में कुछ बता ही रहा था, तब तक उसकी भी डेथ हो गई। तो वही न्यायालय तेजराम पाटिल ने कहा कि अगर वो इंटरली इस तरीके से कनेक्टेड है तो वो फिर सुसंगत हो जाएगा, अगर इस तरीके से कनेक्ट नहीं है तो फिर वो महत्वहीन है। यदि कथन अधूरा या अस्पष्ट हो उसकी भी एविडेंटरी वैल्यू क्या है, न्यायालय ने कहा कि ये सुसंगत नहीं है। यदि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन किया गया है तो उसे एक ही मृत्युकालिक कथन समझा जाएगा, और यदि उसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है तो उसे सारवांश साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाएगा।
यदि विलंब से किया गया है तो क्या स्थिति बनेगी? न्यायालय ने कहा कि इसके बाद भी यह सुसंगत एवं ग्राह्य है यदि ऐसा विलंब युक्त है। और यह बात कोली चुन्नीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1999 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। एक बात आई कि क्या मृत्युकालिक कथन एफआईआर के रूप में है तो क्या मृत्युकालिक कथन हो सकता है? इस मामले में भी विधिक प्रावधान स्पष्ट है। पंचम यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 और वरुणा शाह वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2011 के मामले में न्यायालय ने कहा कि यदि वह स्पष्ट है तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो जाएगा ऐसा मृत्युकालिक कथन। इस प्रकार से इसके एविडेंटरी वैल्यू को हम लोगों ने देख लिया। अब एक कंसेप्ट आता है कि इसके संदर्भ में और भी रिसेंट केस क्या है और इंडियन और इंग्लिश लॉ में इसका अंतर क्या है। इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के अंतर में भी न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, किशन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1999। इस मामले में न्यायालय ने इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंसेस है मृत्युकालिक कथन के संदर्भ में उसको स्पष्ट किया है। जैसे सक्षमता इंग्लिश लॉ में आवश्यक है, इंडियन लॉ में आवश्यक नहीं। ग्राह्यता इंग्लिश लॉ में केवल मानव वध की कार्यवाही में ग्राह्य है, जबकि इंडियन लॉ में किसी भी कार्यवाही में ग्राह्य है। मृत्यु की प्रत्याशा ये इंग्लिश लॉ में आवश्यक है, जबकि इंडियन लॉ में आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों डिफरेंसेस, तीनों डिफरेंसेस किशन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1999 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अब एक और पहलू है, मृत्युकालिक कथन के संदर्भ में वर्तमान में न्यायिक दृष्टिकोण क्या है। अगर इस संदर्भ में देखें तो एक केस है राजेंद्र सनाफ रामदास कोल्हे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 15 मई 2024 का केस है। इसमें न्यायालय ने दो बातें की। पहला, मृत्युकालिक कथन इस सामान्य नियम का अपवाद है कि अनुश्रुत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। दूसरा, यदि मृत्युकालिक कथन प्रमाणित अंतःकरण के विश्वास पर किया गया है एवं स्वैच्छिक है तो बिना संपुष्ट किए साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगा। ये दोनों बातें राजेंद्र सनाफ रामदास कोल्हे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसके बाद एक दूसरा रिसेंट केस और आया, जेमा बेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2025 का केस है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पश्चातवर्ती मृत्युकालिक कथन में यदि कोई मामूली विसंगति हो जाए तो प्रथम मृत्युकालिक कथन को केवल इसी आधार पर कमजोर नहीं माना जा सकता और वह विश्वसनीय एवं सुसंगत माना जाएगा। एक और केस हुआ था रिसेंट, वो है नीरज कुमार नीरज यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी 2025 का केस है। इसमें कहा गया कि किसी कथन को अस्वीकार करने की घोषणा मानने के लिए मृत्यु कोई पूर्व शर्त नहीं है। देखिए कैसे व्यू चेंज हो रहे हैं। अभी हम जब प्रिंसिपल की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि मृतक के द्वारा अपनी मृत्यु के बारे में किया गया कथन। जब हम एक से अधिक कथन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई सभी प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए, सभी कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, और व्यू बदल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं कि मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार करने की घोषणा मानने के लिए मृत्यु कोई पूर्व शर्त नहीं है। और अभी जेमाबेन के मामले में कहा कि यदि पश्चातवर्ती मृत्युकालिक कथन में मामूली विसंगति हो गई, केवल इसी आधार पे पहले किए गए मृत्युकालिक कथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता यदि वो विश्वसनीय एवं सुसंगत है। एक और महत्वपूर्ण लीडिंग केस हुआ है, वो है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस चमन लाल, ये 2026 का केस है, बिल्कुल रिसेंट, अभी 2 महीने पहले का है।
स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस चमनलाल 2026। इसमें कहा गया कि हेतु महत्वहीन है यदि मृत्युकालिक कथन का प्रमाण प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में मौजूद है। इस प्रकार से हमने आपको अपनी इस वीडियो में मृत्युकालिक कथन क्या है, इसके प्रोविजन क्या हैं, इसे कौन कर सकेगा, इसे कब कर सकेगा, कैसे कर सकेगा, किससे कर सकेगा, कितनी बार कर सकेगा, इसकी ग्राह्यता का आधार क्या है, इसका साक्षिक मूल्य क्या है, अन्य अन्य परिस्थितियों में इसकी साक्षिक मूल्य क्या है, और इस संदर्भ में हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है, रिसेंट दृष्टिकोण क्या है, उसकी चर्चा की। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो जुडिशियल सर्विस हो, चाहे एपीओ के हो, चाहे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली विधि की परीक्षाएं हैं, उन सब में ये किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। थैंक यू।